अमित जी, सब लोग कहते हैं कि अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। खैर, मैंने तो नारा नहीं सुना, मगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। राजनीति के अंदर मैं सीधा सपाट काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरी पार्टी के विचार को लेकर जाता हूं, मेरे संगठन को मजबूत करता हूं, और स्थिति ऐसी होती है कि और पार्टियों की स्थिति जब निर्बल होती है तो वहां पर जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें मुझे आज भी कोई परहेज नहीं है। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी अदालत में अपील करना चाहता हूं कि जो लोग देश के विकास यज्ञ के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, जो शुद्ध राजनीति में मानते हैं और जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उन लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और देश के निर्माण में अपना सहयोग। आप तो यही पार्टियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरा काम मेरी पार्टी बनाना है, मेरा काम औरों की पार्टी बचाना नहीं है। एक बार मैं इतना स्पष्ट कह दूं कि राजनीति के अंदर जब एक विचार लेकर दूर तक पार्टी जाती है और जब वो विचार की प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती, तब विचार के आधार पर काम करने वाले काफ़ी कार्यकर्ता पार्टी से कटते हैं तो और जगह पे अपने अनुकूल विचार वाली विचारधारा और व्यक्ति को ढूंढते हैं। ये प्रोसेस आज़ादी के बाद से सालों से चल रहा है, कोई नया प्रोसेस नहीं है और हर बार हुआ है। इसको सीधा पार्टी तोड़ने के साथ मत जोड़िए। भजनलाल की तरह पूरी की पूरी पार्टी लेकर एक पार्टी में मर्ज हो जाना, पार्टी को तोड़ देना, सरकारों को तोड़ देना, ये ना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ना हमने ऐसा कभी किया है। अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, मेजॉरिटी नहीं है तो भी सरकार बनाने के चक्कर में? दिल्ली में सरकार बनाने का हम तोड़फोड़ करें वो तो पहले आपके दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तक कुछ करा नहीं। दूसरी बात, दिल्ली की जनता का जनादेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हम आए, साथ की साथ दिल्ली की लोकसभा हम जीते। अब चुनाव टालने के लिए दिल्ली के जनप्रतिनिधि अगर कोई निर्णय करते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार बनाने के लिए 35 एमएलए चाहिए, हमारे पास 5 है और 30 कहीं से खरीद कर ला रहे। खरीद फरोख्त की बात नहीं है। चुनाव सब लोग टालना चाहते हैं क्योंकि अभी 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा, और दोनों का मैंडेट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में सरकार बनाने लायक एमएलए नहीं है, तो जाहिर है दूसरी पार्टियों से तोड़कर मेजॉरिटी साबित की तोड़ने जाएगी। की जरूरत नहीं होती, कोई पार्टी खुद ही सपोर्ट कर सकती है। और इस मेजॉरिटी नहीं है, हम तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तो अब तक सरकार नहीं बनी, वरना कब की बन चुकी होती। तो दिल्ली में तो 2 ही पार्टियां राइवल है, एक कांग्रेस पार्टी और एक आम आदमी पार्टी, तो कौन सी टूटेगी? कोई पार्टी टूटेगी ऐसा मेरा कहना ही नहीं है रजत जी। कोई पार्टी टूटेगी ऐसा मेरा कहना ही नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाने का हमारा अधिकार है। कोई हमें समर्थन करता है तो हम जरूर चाहेंगे कि चुनाव टल जाए, क्योंकि दोनों बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में तो पूर्णतः दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है सरकार बनाने का, अगर चुने हुए प्रतिनिधि उसका समर्थन करते हैं। इसका एक अर्थ यह लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में जाने से डर रही है। देखिए रजत जी, आप अर्थ लगाते रहिए, निकालते रहिए। मैंने मेरी बात बड़ी स्पष्टता से की है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट आया है और कोई कंफ्यूज मैंडेट नहीं है, स्पष्ट मैंडेट है। लोकसभा के चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी है। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है और सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इसमें कुछ नीनैतिक नहीं देख रहा। मुझे इसलिए शक होता है, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद जहां जाते हैं, हरियाणा में आप गए तो वीरेंद्र सिंह टूटकर आ गए, हरियाणा की पार्टी के कांग्रेस के बहुत सारे नेता टूटकर आपकी पार्टी में आ गए। नहीं, इसके लिए 2 कारण जिम्मेदार है। कोई अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी प्रोएक्टिव हुई है वो नहीं है। एक तो देश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो, और जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है,
ये दो कारण इसके लिए जिम्मेदार है। काफी बड़ी मात्रा में देश भर से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं आज भी कोई कंफ्यूजन के बगैर कहता हूं, जो अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। ये क्यों होता है कि आप जहां जाते हैं, अब मुंबई में आप गए तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़कर। रजत जी देखिए, मैं जब जाता हूं तब क्यों जोड़ते हैं उसमें आप मत पड़िए। आप एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को पूछिए कि आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा, कांग्रेस के शासन को बुरा कहा है। मैंने कभी मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा। कांग्रेस ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, जिस तरह से सरकार का कामकाज चला, वो ठीक नहीं था, देश की हित में नहीं था, और विशेषकर देश की सुरक्षा और सम्मान को बचाने के लिए नहीं था। वो मैंने हमेशा कहा। लेकिन सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री हुडा आते हैं और उनकी हूटिंग होती है। रजत जी, आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हुडा के 10 साल के भ्रष्ट शासन के बाद हुडा के लिए तालियां बजवाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यक्रम था, भारत सरकार का कार्यक्रम था, हमने उनको मंच दिया, काफी लोग सुनने के लिए आए। अब वो हुटिंग करते हैं तो मैं कैसे हाथ बांध सकता हूं उनका? लेकिन उनके काम ही जिम्मेदार है उनकी हुटिंग के लिए। लेकिन एक जगह होता तो बात समझ में आती। झारखंड में हेमंत सोरेन, उनकी भी हुटिंग उसी अंदाज में जनता ने की। ये तो सुनियोजित लगता है। बिल्कुल नहीं, मगर आप इसका मतलब ये निकलता है कि उनको सुनने के लिए कोई आता ही नहीं, सब मोदी को सुनने के लिए ही आते हैं। और सब लोग अगर मोदी जी को सुनने के लिए आते हैं तो परिणाम तो स्पष्ट है। रतन जी, आनंद शर्मा का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनका अपमान करते हैं जनता के सामने। देखिए, शर्मा जी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहता हूं कि हम सबको सम्मान देकर, फेडरल स्ट्रक्चर की संघीय ढांचे की भावना का सम्मान कर मंच साझा करते हैं। इनके लिए ताली बजाने की व्यवस्था कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन विरोधी दल का इतना सम्मान तो करें कि कांग्रेस आपसे बार बार कह रही है कि हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद दे दीजिए, विपक्ष के नेता की पोजीशन दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है कि उनको विपक्षी नेता का पद नहीं मिल रहा है। ये देश की जनता का फैसला है कि विपक्ष के नेता के लिए जितने सांसद उनको चाहिए थे, वो देश की जनता ने चुनकर उनके नहीं भेजे सांसद में। ये मेरा फैसला नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का है। संविधानिक व्यवस्था जो बनी है कि 10% लोग चुनकर आने चाहिए। कांग्रेस को अगर देश की जनता इतना वोट नहीं दे सकती है तो मैं क्या कर सकता हूं? और कोई दल होता और ये डिमांड करता तो मैं उसको जायज भी मान सकता था, मगर कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 25 साल तक कम से कम कांग्रेस ने विपक्षी दलों को विपक्ष के नेता का अधिकार नहीं दिया है। 25 साल किस मुंह से कांग्रेस मांग कर रही है? किस मुंह से मांग कर रहे हैं? कहां गई थी ये स्पिरिट 80 में? कहां गई थी ये स्पिरिट जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे? तब तो सब ठीक चलता था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से चलता था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है, जनता ने आपको नकार कर 55 से कम सीटें दे दी है, तब हम संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। कैसी दो तरफा बातें हैं? इसलिए अमित जी, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है उसकी भूमिका है सीवीसी के अपॉइंटमेंट में, उसकी भूमिका होगी लोकपाल के अपॉइंटमेंट में, उसकी भूमिका होगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपॉइंट करने में। तो फिर कौन करेगा ये? देखिए, कौन करेगा पहले भी होता रहा होगा, अब भी होगा। कंसल्टेशन का एक नया प्रोसेस इवॉल्व होगा। मगर इसके कारण आप ऐसा कह दो कि मेरे अंदर पात्रता नहीं है मेरी पार्टी में, फिर भी मुझे दे दो। और अंततोगत्वा तो निर्णय परंपराओं के आधार पर, संविधान के आधार पर स्पीकर ने किया है। मगर मैं मानता हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह मांग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देश को उन्होंने 25 साल तक विपक्ष के नेता के पद से महरूम रखा है।